हाय एवरीवन। जीएस के 75 डेज हार्ड चैलेंज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जो क्विज रहने वाली है वो रहने वाली है जनरल साइंस बेस्ड। सो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट का बैकग्राउंड कॉमर्स या आर्ट्स से रहा है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट अगर आप अपने नोट्स कंटिन्यूअसली बनाएंगे और एक लास्ट में आपका एक कंप्लीट नोटबुक तैयार हो जाएगी तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत आसान राह होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is, a concave lens always forms an image which is। तो देखो, लेंस की अगर बात हो रही है तो मेनली दो तरह के लेंस हैं। इस तरह का लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स, और इस तरह का जो लेंस होता है वो होता है कॉनकेव। ठीक। अब अगर डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, नहीं तो मैं भी बना के भी दिखा देता हूँ कि जो कॉनकेव लेंस है ऐसे होता है। कॉनकेव लेंस में जो रेज ऑफ लाइट है इसको ये डाइवर्ज करता है। ठीक, डाइवर्ज कर देगा और अ, इस डायरेक्शन में आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में इमेज बनेगी, लेकिन वो होगी इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, और एक्चुअल रेज तो आगे जा रही है। देखो ये जा रही है एक्चुअल रेज, ये जा रही है इधर एक्चुअल रेज, लेकिन ये क्या है, वर्चुअल है। ये जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल। तो इसका आंसर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन अगर मैं यही कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करूं तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, जो रेज हैं वो क्रॉस कर जाएंगी यहाँ पे, ये कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, और ये यहाँ से चला जाएगा तो ये यहाँ मिलेगा और इमेज क्रिएट होगी इधर। तो ये इमेज का जो पोजीशन है वो इन्वर्टेड है, मतलब उल्टी है, लेकिन रियल है, वर्चुअल नहीं है, क्योंकि ये रेज एक्चुअल में यहाँ मीट कर रही हैं तो ये रियल है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जैसे यहाँ ऑप्शन में दिया है, और जो कॉनकेव लेंस है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, जिसको पास का तो ठीक दिखता है लेकिन दूर का प्रॉब्लम आती है, तो उसकी जो पावर होती है माइनस में होती है। जैसे हम लोगों को लगी होती है, मतलब छोटी उम्र में जिनको चश्मा लगता है वो जनरली माइनस का ही होता है। उसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस का। और जो हमारे बड़े लोग होते हैं लाइक 45 प्लस होते हैं, उनको जो चश्मा लगता है उनको दूर का फिर भी ठीक नजर आता है लेकिन पास का नहीं आता। उसको ठीक करने के लिए आपका जो लेंस यूज होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी पावर होती है प्लस। ठीक, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं शायद, लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें बता दी इसमें। मुझे लगता है अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो मैं आप लोगों के लिए चुन चुन के प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ, और हर रोज़ की मैंने ये सीरीज शुरू किया। आज का मुझे लगता है कि 5th डे है और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखूँगा। सो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि आप प्यार दीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर वैसे भी नॉलेज के लिए आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू इन एंटिसिपेशन। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ए विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इट्स एक्टिविटी, द विटामिन इज। भाई कौन सा ऐसा विटामिन है जो जिसको मतलब अपनी एक्टिविटी करने के लिए कोबाल्ट की ज़रूरत पड़ती है? तो वो विटामिन है आपका विटामिन B12। इसको एक ट्रिक से याद किया जाता है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। ये बी के हैं, जैसे ये है B1 थाइमीन, रा से B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन या निकोटेनामाइड, फिर ये है B5 पेंटोथेनिक एसिड, ये है B6 पायरोडिक्सिन, और ये है B6 के बाद B7 बायोटीन, और आपका ये सा से है साइलोकोबैलामीन, ये B12। तो जो B12 की बात हो रही है उसमें साइलोकोबैलामीन, कोबैलामीन से ही पता चल रहा है कि कोबाल्ट
की ज़रूरत पड़ती है उसकी एक्टिविटी के लिए। तो ये मैंने एक ट्रिक आपको बता दी है। बाकी फर्दर मैं कभी टाइम मिलेगा तो आपको एक डेडिकेटेडली शॉर्ट्स बना के आपके लिए इस ट्रिक का मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो 7 से साइलोकोबालामाइन है, तो B12 इसका आंसर आएगा। B3 यार, क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टीयर गैस इज इथेन, एथेनॉल, ईथर और क्लोरोपिक्रीन। सो इसका आंसर है क्लोरोपिक्रीन। जैसे क्लोरोपिक्रीन किस में होता है जनरली? इंसेक्टिसाइड्स, जो खेतों में हमारे किसान भाई खरपतवार बोलते हैं जिसको हिंदी में, और इंसेक्टिसाइड्स तो मतलब सॉरी खरपतवार नहीं होता, वो इंसेक्ट को मारने के लिए होता है। और फंजीसाइड, ये इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक जो खेती करते हैं वो इनका छिड़काव नहीं करते, जिससे क्या खाना मतलब कम जहर होता है उसमें, मतलब खाना खाने लायक होता है, अच्छा होता है। तो ये काफ़ी हार्मफुल चीज़ है। ये लंग्स और आपकी आइज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसीलिए जब भी कोई आपका प्रोटेस्ट होता है या उसमें अनकंट्रोल मॉब होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस छोड़ा जाता है जिसमें क्लोरोपिक्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशो ऑफ। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी से डिनोट किया जाता है। थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है क्या। मान लो कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ज़मीन पे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर फोर्स लगाया जाए तो कितना फोर्स ज़रूरत पड़ेगी, या क्या इसकी मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात हो रही है ना, तो देखो एक्चुअल पोजीशन तो इसकी ये है, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर फोर्स लगाया तो ये ऐसे होने में, ऐसे करने में जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वो क्या होगा, कि कितना प्रेशर हम लगाएंगे, तो उसका आंसर है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को शीयर वो भी बोलते हैं, शीयर कांस्टेंट या कुछ शीयर ऑफ रिजिडिटी कुछ ऐसा बोलते हैं। तो वो शीयरिंग स्ट्रेस, इसको डाल देते हैं, शीयरिंग स्ट्रेस, हाँ सॉरी स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेन, पास्कल इसकी यूनिट है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देखो साइंस का स्टूडेंट नहीं है, और जो हैं भी तो फिजिक्स का काफ़ी डीप एक टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा सा बताया ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रिटेन हो सके। तो इसका आंसर है शीयरिंग स्ट्रेस टू शीयरिंग स्ट्रेन। फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन ए गैस इन्वॉल्व्स एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक। सबसे पहली बात एडियाबैटिक प्रोसेस, देखो बाकी तो सब सेम है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। कंप्रेशन क्या होता है, जब आपस में जो मोलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। और रेयरफैक्शन में क्या है, वो दूर दूर होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चलो यहाँ पे एक्सप्लेन करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा। तो एडियाबैटिक क्या होता है, जिसमें हीट लॉस जीरो होता है या हीट कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसमें आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट, इसका आंसर क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन रेयरफैक्शन। जो गैसियस मीडियम है उसमें क्या होता है, जब आपके जैसे जो साउंड वेव्स हैं दैट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ट्रेवल्स इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो वो क्या है, जो आप मॉलिक्यूल्स और पैरेलली उसमें वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते हैं तो उसमें क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर में वो एक दूसरे को हीट एक्सचेंज इतना जल्दी इतना फास्ट करते हैं कि भी हीट लॉस ही नहीं होता, ठीक है। कंप्रेशन में तो इतना फास्ट करते हैं, रेयरफैक्शन में वो हीट एक्सचेंज ही नहीं करते, फिर कंप्रेशन होता है फिर एक्सचेंज करते हैं बहुत फास्ट, फिर नहीं करते। तो ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसे एडियाबैटिक फॉर्म में चलता रहता है, और प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। एन एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन। देखो इन चीज़ों के जो साइंस की बात चल रही है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जिन लोगों को बिल्कुल भी जीएस की मतलब नॉलेज नहीं है, उनको अच्छा बेस क्रिएट करना है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली मैंने एनसीईआरटी की क्लासेस या फिर जो चैप्टर्स हैं, वैसे तो साइंस से शुरू किया हुआ है और 7th क्लास की जो साइंस की बुक है वो ख़त्म होने वाली है, तो वो शुरू किया है। उसमें क्या है कि आपको बहुत बेसिक तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं, और
जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको टाइम थोड़ा सा भले ही ज़्यादा लग जाए। वैसे तो मेरी जो वीडियोस होती हैं 15 से 20 मिनट के आसपास की होती हैं, अगर उसको आप थोड़ा भी फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और हर रोज़ आप अपना बेस क्लियर करने के लिए 10 से 15 मिनट ज़रूर दे सकते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर यू डोंट डिजर्व कि भाई आपके जीएस इतनी अच्छी हो जाए। तो आई सजेस्ट यू, आप एक बार जाके देखिए। शुरू में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन एक 6 क्लास आप कर लेंगे तो उसके बाद आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। सो प्लीज जाके देखिएगा। तो क्वेश्चन है अपना, एन एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशंस इन सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो जो सोडियम क्लॉक होती है ना सॉरी एटॉमिक क्लॉक होती है, उसमें जो सीजियम है, देखो सीजियम क्या होता है कि ये ऐसे 5 मेटल एलिमेंट हैं उन जिनका जो ऑलमोस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर पे ही होता है। इसका क्या होता है, सीजियम का शायद 28 या 28.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ये मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मानो कि भाई अगर हम रूम टेम्परेचर को जनरली मानते हैं 25 डिग्री, तो 25 डिग्री पे ऑलमोस्ट ये लिक्विड जैसा ही होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता। जैसे अपना मरकरी है, मरकरी लिक्विड ही होता है, तो ऐसे सीजियम भी है। और सीजियम का जो 133 एटम है ना, उस पे ही आपके जो क्लॉक है, क्लॉक मतलब जो टाइम है, उसको इतना हाइपर फाइन जो उसकी क्या बोलते हैं एक्यूरेसी मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, एटॉमिक क्लॉक्स का यूज़ किया जाता है। जो एग्जैक्ट या एक्यूरेट टाइम हम पूरी दुनिया में देखते हैं, बिल्कुल सेम देखते हैं, वो जो कैलकुलेट किया गया है वो एटॉमिक क्लॉक से ही किया गया है। और अब और भी इसमें इनोवेशन हो रहे हैं जो कि इस क्लॉक को बहुत बेटर बना रहे हैं। और टाइम का जो मापने का तरीका है वो बहुत ही सुपर फाइन, हाइपर फाइन कर दिया है। ठीक है, ये दो एटम्स की क्या होता है एनर्जी लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। देखो बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन एक दो प्रॉपर्टी बता दी मैंने कि सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट लिक्विड जैसा ही होता है रूम टेम्परेचर पे। और एटॉमिक क्लॉक्स में C133 आपका यूज होता है एटम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल्स इज मेड अप ऑफ, देखो दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस फिक्स्ड नहीं होता, मतलब एक आपके मेम्ब्रेन में फिक्स नहीं होता। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है भाई, फिक्स होता है। ठीक, तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो बनी होती है आपकी क्या, फॉस्फोलिपिड लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपोप्रोटीन या फॉस्फोप्रोटीन। तो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से बनी होती है, दैट इज द आंसर। तो वो क्या होता है, जैसे मेम्ब्रेन है ना, इसके ऐसी होती है वो। ठीक है, ये वाला पार्ट आई थिंक हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लवर, हाइड्रोफिलिक होता है। और ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रो अगेन पानी और फोबिक मतलब जिसको डर लगता हो, हाइड्रोफोबिक। ठीक, तो इस तरह से होता है ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं प्लस प्रोटीन होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वो मिलके एक ऐसी लेयर बना देते हैं जो एक साइड तो जिसमें भाई वो पानी से अट्रैक्ट है और एक साइड वो रिपेल करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि भाई फॉस्फोलिपिड प्रोटीन से मिलके बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार आ भी चुका है। ये क्या करता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका खाने का, फूड का ऑक्सीडेशन करता है, फूड ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो हमारी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उससे फूड ऑक्सीडेशन होता है और एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि केमिकल एनर्जी सेल्स या केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं इनको, केमिकल बोलते बोलते गलत लिख दिया, केमिकल एनर्जी जनरेट करते हैं जो कि हमारी बॉडी यूज करती है काम करने में। ठीक, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। विनेगर या सिरके का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, विनेगर आपका होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये उसका फॉर्मूला है एसिटिक एसिड। ये मतलब फ्लेवरिंग के लिए यूज़ किया जाता है और जनरली जो 5 से 8% ये यूज़ किया जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसी चीज़ में, ताकि फ्लेवर ऐड किया जा सके। ठीक है, विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड, याद रखना। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, भारी जल। आपने देखा होगा कि भाई हाँ यार मेरे तो बाल रूखे रूखे हो गए यार, पानी भारी पानी है यहाँ पे। ठीक है, या हार्डनेस है पानी में। तो जो हार्ड वाटर होता है, मतलब वो एक तरीके से हम बोल देते हैं अपनी लैंग्वेज में, जो हैवी वाटर है, वैसे तो केमिकली
अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूँ तो दोनों अलग अलग चीज़ें, हार्ड वाटर और हैवी वाटर अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम अपनी देसी भाषा में बोल देते हैं कि भाई हाँ यार पानी बहुत खारा है, अजीब है, तो वो क्या होता है हैवी वाटर। हैवी वाटर, नॉर्मल वाटर का जो फॉर्मूला है H2O, लेकिन हैवी वाटर में क्या होता है D2O होता है। डी क्या है यहाँ पे, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, एटॉमिक नंबर, लेकिन जो मास नंबर है वो 2 है। ठीक, मतलब हाइड्रोजन का ही भाई है ये, बड़ा, ये भारी बोल सकते हो कि भाई एज तो सेम है लेकिन उसका वजन ज़्यादा है एक, तो जिसका वजन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हैवी वाटर होगा, इसलिए तो उसका हैवी वाटर बोलते हैं। तो जो हैवी वाटर है उसकी सारी चीज़ें लाइक फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका, ठीक है, और डेंसिटी भी उसकी ज़्यादा होगी। और जो ऐसे जैसे खारा पानी होगा अगर उस लोहे पे अगर डाल दें तो क्या होगा, खराब कर देगा उसको, कोरोजन कर देगा। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, यही आंसर है। इन्होंने नॉट ए प्रॉपर्टी पूछा है तो भाई लोअर नहीं है, उसकी तो हाइयर होती है। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर इज हाइयर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, बिल्कुल ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज हाइयर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, बिल्कुल ठीक है। और इट प्रोड्यूसेस कोरोजन, अभी मैंने बताया कि भाई खारा पानी अगर किसी चीज़ में नॉर्मल पानी के मुकाबले डाल देंगे तो वो क्या करेगा, जल्दी कोरोजन या रस्टिंग कर देगा, है ना। तो आपका ए इसका आंसर है। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन हमने 10 किए लेकिन उसमें चीज़ें हमने करीब 30, 40 या 50 भी हम बोल सकते हैं, ये वो चीज़ें हमने सीख ली। अगर आप वीडियो को रिपीट करके भी देखेंगे या आप इसके नोट्स बना लेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू ए लॉट। और नॉट इन एसएससी एग्जाम्स, आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, तो भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, साइंस का तो खासकर, ठीक है। चलो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं या क्विज में कि हम कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं। आप साथ बने रहें, आपसे कल मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।